Assalamu alaikum. Today we are going to study what is biological basis of emotions, and for this I am going to first define for you the definition of emotions. It is a state of acute disturbance of an individual as a whole, और इसके तीन component है. ये psychological in origin है, इसमें conscious experience involve होता है और इसमें physiological functioning होती है. तो हमारा टॉपिक है टुडे इज़ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन. इसमें है साइकोलॉजिकल इसमें फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स कौन से इन्वॉल्व हैं. इसमें सर्कुलेटरी है, एंडोक्राइन है, रेस्पिरेटरी है और ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं जिसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, हाइपोथैलेमस, रेटिकुलर फॉर्मेशन और एमिग्डाला का रोल है. वी विल डिस्कस देम इन डिटेल वन बाय वन. So if you are aware of the neuroanatomy, you will know what is this part cerebral cortex is. So cerebral cortex is a part of the brain. There are many hemispheres of the brain, and cerebral cortex is one of them. The role of cerebral cortex in emotion is that it makes an individual aware of his feelings. Either it makes the individual make के वो एक इंडिविजुअल को बताता है कि आप एंग्री फील कर रहे हो, आपको ये लव वाली फीलिंग आ रही है या आपको फेयर वाली फीलिंग है. तो जेम्स एंड कैनन ब्रैड ने इसको डिफ़ाइन ऐसे किया है कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन डेवलप एट सेरेब्रल कॉर्टेक्स. और स्क्रैचर की कहता है कि इमोशनल एक्सपीरियंस इज़ बेस्ड ऑन कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ सिचुएशन या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन. तो इसमें राइट हेमिस्फेयर का बड़ा रोल है. राइट हेमिस्फेयर हमारे इमोशंस को हमें सिचुएशन के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग देता है और हमारे एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस में हेल्प करता है. दैट इज़ द राइट हेमिस्फेयर. अगर राइट हेमिस्फेयर डैमेज हो जाए तो एक पर्सन इतना काबिल नहीं रहता कि वो इमोशंस को समझ सके या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके. फॉर एग्ज़ाम्पल इमोशनैलिटी इन वॉइस एंड सेंसेस. अब किसने किस टोन में बात की है और उसमें क्या इमोशंस हैं, अगर राइट हेमिस्फेयर इंटैक्ट होगा तो ही इंडिविजुअल इसको अंडरस्टैंड कर पाएगा, वरना ना तो वो अपने इमोशंस को उस टोन में एक्सप्रेस कर सकता है. मतलब अगर लव वाली फीलिंग है तो विद इंटैक्ट राइट हेमिस्फेयर आप उस फीलिंग्स को और उन अल्फाज को चूज़ करेंगे. सो एमिग्डाला इज़ ए पार्ट ऑफ ब्रेन और it is a part of limbic system of brain and it is involved in emotional information interpretation of threat and danger. यानी ये थ्रेट और डेंजर की इंफॉर्मेशन के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और उस पर क्विक रिस्पॉन्ड करने के लिए इम्पॉर्टेंट है. और अगर किसी का ये डैमेज हो जाए तो पर्सन अनेबल होता है कि वो अंडरस्टैंड कर सके नेगेटिव इमोशंस को और अनप्लेजेंट इमोशंस को. यानी ये थ्रेट और डेंजर के इमोशंस को अंडरस्टैंडिंग और उनके ऊपर रिस्पॉन्स करने के लिए ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है. What is the role of hypothalamus? Hypothalamus is also a part of limbic system and anatomically it is present just below the thalamus and above the pituitary gland. अच्छा, कैनन एंड ब्रैड ये कहते हैं कि हाइपोथैलेमस एक इम्पल्स भेजता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी पे. अब अगर वो ये इम्पल्स ना भेजे तो हमें क्या हो, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस ना हो. तो इस इम्पल्सेस का जो रोल है वो ये है कि एक बंदे को पता चल रहा होता है कि वो कौन सा इमोशन बेयर कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली उसकी बॉडी में चेंजेस होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फेयर है तो हाइपोथैलेमस की इम्पल्सेस ऐसी जाएंगी कॉर्टेक्स में
कि वो उसको अंडरस्टैंड करेगा कॉर्टेक्स, और बॉडी उसके हिसाब से कॉरेस्पॉन्ड करेगी। अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया कैट्स के ऊपर, और कैट्स का हाइपोथैलेमस उन्होंने स्टिमुलेट किया, तो उन्होंने एग्रेशन शो किया कैट्स ने। फिर ऐसे हुआ कि उनका हाइपोथैलेमस रिमूव कर दिया गया। हाइपोथैलेमस रिमूव करने के बाद जो उनकी एबिलिटी थी कैट्स की रिस्पॉन्ड करने की, वो ख़त्म हो गई। तो इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कोऑर्डिनेशन में और इम्पल्सेस को सेंड करने में, ताकि कॉर्टेक्स और बाकी बॉडी पार्ट इमोशंस के ऊपर अपना अपना रोल प्ले कर सकें। अच्छा, now we study about the reticular formation. It is a network-like structure that is present at brainstem and at the cortex as well. अच्छा, लेंसले ने एक थ्योरी दी थी। वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन कैसे होता है कि जो अराउजल ऑफ कॉर्टेक्स है वो डिपेंड करता है कि रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो स्टिमुलेट हुई है। अगर अराउजल बढ़ता है तो क्या होगा, हायर स्टेज पर एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन होगा, यानी इमोशन इज़ हाई स्टेट ऑफ अराउजल ऑफ कॉर्टेक्स एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन हैज़ द रोल इन कैरिंग अराउजल टू द कॉर्टेक्स। यानी बात यह है कि रेटिकुलर फॉर्मेशन एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है ब्रेन स्टेम और कॉर्टेक्स में। अब क्या होता है कि ये हायर स्टेट ऑफ अराउजल में इसका रोल है, यानी अगर रेटिकुलर फॉर्मेशन स्टिमुलेट होगी तो ही कॉर्टेक्स के हायर लेवल्स, हायर स्टेट ऑफ इमोशंस डेवलप होगा। तो अब ये जो असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है ये स्प्रेड हुआ है ग्रे मैटर पर, पॉन्स पर, मिड ब्रेन पर, डायंसेफेलॉन में। आप जब इन न्यूरो एनाटमी पढ़ेंगे आपको ये सारी क्लियर हो जाएंगी कि क्या कौन कौन सी पार्ट्स हैं ब्रेन के। अब जो लेंसले है वो ये कहते हैं कि जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है ये रिसीव करता है सेंसरी आउटपुट। It receives sensory output from various sensory pathway, और मतलब ये सेंसरी इनपुट रिसीव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेयरिंग है, इसके अलावा स्मेल है और आईसाइट है, मतलब विजन है। इन सारों के पाथवे से ये असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इनपुट रिसीव करेगा और फिर स्टिमुलेट करता है हायर ब्रेन सेंटर्स को और स्टेट ऑफ अराउजल में ब्रेन को रखता है। जो हाइपोथैलेमस है उसको भी स्टिमुलेट करता है, जिससे जो स्टिमुलेशन है वो हर इमोशनल सेंटर पर पहुंच जाती है। इसके अलावा लेंसले ने ये भी कहा कि अगर हम असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं तो ईईजी पैटर्न्स बनते हैं जो कि इमोशंस से वही वाले होते हैं जो इमोशंस पे बनते हैं। यानी अगर हम उसकी स्टिमुलेशन करें इलेक्ट्रिक स्टिमुलस देके असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को और उसका देखें कि ईईजी पैटर्न क्या है, तो वो वही है जो इमोशंस बंदा एक्सपीरियंस करे तो उसके ऊपर बनेगा। असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का रोल ये है कि जितना ज़्यादा ये स्टिमुलेटेड रहेगा ब्रेन उतना एक्टिव रहेगा। अगर ये इसमें स्टिमुलस कम हो जाए तो एक पर्सन ड्राउजी या स्लीपी फील करता है। ठीक है, अब जो सारी की सारी सेंसरी इनपुट्स हैं जो डिफरेंट सेंसरी पाथवे से आती हैं वो क्या होती हैं, वो रेगुलेट होती हैं बाय असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी या तो वो इनहिबिट हो जाएंगी और कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंचेगी। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंचती तो उस इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें अवेयरनेस नहीं होगी, और अगर वो फैसिलिटेट हो जाती है तो कॉर्टेक्स इज़ उसको पता होगा कि इसको किस तरह से ना अवेयरनेस देनी है या फैसिलिटेशन है। यानी इमोशनल एक्सपीरियंस इज कॉर्टेक्स इज़ रेगुलेटेड बाय इनहिबिशन एंड फैसिलिटेशन कंट्रोल ऑफ, यानी जो असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है
वो रेगुलेट करता है इमोशंस को कि या तो वो कॉर्टेक्स पर पहुंचेंगी या वो नहीं पहुंचेंगी। और एक टर्म है अराउजल रिएक्शन, जो असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, ये ऑल्टर करता है कॉर्टेक्स को कि वो रिसीव करे सेंसरी इनपुट, आउटर सेंसरी इनपुट, तो इसे कहते हैं अराउजल रिएक्शन। अब हमारे पास एक है एंडोक्राइन ऑर्गन, दैट इज़ एड्रेनल ग्लैंड, और इसका हम पढ़ते हैं इमोशंस में क्या रोल है। ये एक डकलेस ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रेट करता है ब्लड के अंदर डायरेक्ट, और इसके हार्मोन्स का नाम है एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। ठीक है, अब ये जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये वाला हार्मोन जब इमरजेंसी या स्ट्रेस होता है तब ये हार्मोन रिलीज़ करता है एपिनेफ्रीन, ताकि बंदा फेस कर सके उस स्ट्रेसफुल कंडीशन को। और नॉर एपिनेफ्रीन ये जब सिक्रेट करता है तब बॉडी वापस आ जाती है अपनी रिलैक्स स्टेज में। ठीक है, और अगर सिक्रेशंस कम हो जाएं एड्रेनल की तो क्या होता है, रेजिस्टेंस हो जाती है, रेजिस्टेंस टू स्ट्रेसफुल या इमोशनल सिचुएशंस भी कम हो जाती है। और इसकी एनाटमी क्या है, ये एक पेयर ऑफ ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर होता है, और इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक मेडल्ला है जो कि एपिनेफ्रीन सिक्रेट करता है, और कॉर्टेक्स होता है। तो यानी ये जो एड्रेनल ग्लैंड है, इसका इमरजेंसी और एक्सट्रीम इमोशनल फेयरफुल कंडीशन में रोल है बाय सिक्रेटिंग एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन स्ट्रेसफुल कंडीशन को फेस करने के लिए, और नॉर एपिनेफ्रीन उसे ब्रिंग बैक टू द नॉर्मल कर देता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या रोल है इमोशंस में, और पैरासिम्पैथेटिक का अब हम ये पढ़ते हैं। ये दोनों सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हैं। अब जब स्ट्रेस या बहुत सारी इमोशनल कंडीशन आती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट करता है, पावर जनरेट करता है उसको टॉलरेट करने के लिए। वो करता है ऐसे कि हार्ट रेट बढ़ा देता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ब्लड फ्लो कम कर देता है, और मसल्स की तरफ ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाती है। और जब वो स्ट्रेस की सिचुएशन चली जाती है तो पैरासिम्पैथेटिक बॉडी को रिलैक्स कर देता है। ये इनका रोल है, इमोशन में अपनी अपनी इस तरह से कंट्रीब्यूशन देते हैं सारे सिस्टम्स। सो हियर इज़ द समरी ऑफ आवर लेक्चर, द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन, the role of cerebral cortex is conscious experience of emotion, amygdala interpretation of threat and danger, and hypothalamus and impulses through the cortex and body parts, and ascending reticular system involved in regulation of out sensory inputs, and adrenal gland have epinephrine and norepinephrine, and sympathetic and parasympathetic nervous system has role by affecting different body parts differently. That's all. Thank you.